बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के उस वारंटी गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है कि जिसकी बुनियाद पर जमान पार्क में हंगामा होता रहा। आखिरी मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे? अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात की बात इमरान खान साहब ने भी की। किससे मुज़ाकरात चाहते हैं खान साहब? फवाद चौधरी साहब ने की। हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की। तो मुज़ाकरात आखिर कोर्ट के कहने पर क्यों होते हैं? हम सियासी क़यादत आपस में बैठ कर बातचीत क्यों नहीं करती? अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो सियासी अमल आगे कैसे बढ़ेगा? इसका भी जायज़ा लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, मिसाइल प्रोग्राम को इसहाक डार साहब कहते हैं खतरा है IMF से, खतरा है उन तमाम लोगों से कि जो पाकिस्तान की माली मदद करना चाहते हैं। आखिर मामला है क्या? इसहाक डार साहब ने यह बयान क्यों दिया? क्या इसहाक डार साहब को यह बयान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर देना चाहिए था, या इसहाक डार साहब ने एक मरतबा फिर अपनी हद से तजावुज़ किया? जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। नादिया मिर्ज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। जनरल साहब, आप ही से शुरू करेंगे। जनरल साहब, एक ऐसे शख्स के बारे में कि जिसके हवाले से कहा जाए कि उसको सज़ा हुई, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का मुकाबला करने के जुर्म में सज़ा हुई, और फिर वो जमान पार्क के अंदर मौजूद हो, मज़ामत का मामला भी कर रहा हो, तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए? ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में कि जहाँ पर तखरीब का मामला हो, वहाँ पर कोई कदगन लगनी चाहिए या इजाज़त होनी चाहिए? देखिए, सियासत में हिस्सा लेने के भी तो कई लेवल्स हैं ना। अगर वो एक एज ए वर्कर हिस्सा ले रहा है तो फिर तो पाकिस्तान कानून उनको नहीं रोकता, कानून को नहीं रोकता। ये अपैरेंटली शायद आपको गलत लगे, लेकिन हम जैसे लोग जिनको तारीख थोड़ी बहुत याद है, पीस पार्टी के बहुत सारे ज़ुमा और आजकल जो मुख्तलिफ पार्टी में आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो एक हमारा जहाज अगवा हुआ था। बिल्कुल। और अगवा करने वाले लोग थे, और उनमें फिर एक हमारे फौजी एयरफोर्स का नौजवान खूबसूरत जवान था, उसको शहीद करके उसकी मैयत को जहाज से बाहर फेंक दिया गया था। वो लोग भी पाकिस्तान की न सिर्फ ये कि सियासी वर्कर से बहुत आगे निकल के मुख्तलिफ सियासी पोजीशन पर भी, बड़ी अहम पोजीशन पर भी रहे हैं, और आजकल भी उनमें से कुछ आपको एक्टर नजर आ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि एज ए स्टेट हम ये फैसला कर लें, अगर हमने लोगों को पाकिस्तान में अपने अवाम के अंदर रहने की इजाजत दी है, कोई वजह है इजाजत दी है, अगर ये इजाजत है तो इसके ऊपर कोई कदम है किसी तरफ से, अगर है तो फिर ठीक है। वरना जिसकी रेफर कर रहे हैं आप लोग के बाद, जिसके बारे में लेके बहुत हंगामा खड़ा हुआ है, वो भी एक PTI वर्कर के तौर पे आ गया है। तो कतई नज़र इसके उसका माजी क्या रहा है, माजी तो शायद मैं अपना भी आपके सामने ना रख सकूं, तो क्या हम उसको इस दीवार कर देंगे इसी से? बड़ा सवाल ये है। हाँ, ये जरूर है, इस किस्म के एलिमेंट्स अगर आपकी सियासत में दाखिल होकर वहां पे वायलेंस के मरतकब बनते हैं, मुजब बनते हैं, तो फिर हमारी लम्हा फिक्रिया है, और ये वो चीज़ है जो तमाम सियासी जमातों में समझनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी मैं अर्ज करता चलूँ कि यह भी इल्ज़ाम लगा है कि जो हमारे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने सामने से कोई $10 मिलियन या $1 मिलियन जो भी था, वो अमाउंट भी लिया था उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ। तो क्या वो ठीक था? अगर सही था तो वो ठीक था। बिल्कुल ठीक। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो हमें वैसी स्टेट और ये फैसला करना है कि ऐसे लोगों को जिनको आपने खुद इजाजत दी है अपने मुआशरे का हिस्सा बनने की, और उसको शायद बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है, उनका जहन तब्दील करने के लिए बाकायदा एफर्ट भी हुई है, अगर वो चेंज करके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया है और वहां पे एक कारिंदे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या कर रहा है, या अगर आप इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहता है, तो कोई ऐसी है आपके यहाँ रूल जो उनको से बाहर निकाल सके? अगर नहीं है, लेकिन जनरल साहब, सवाल तब उठता है कि जब मज़ामत के मौके के ऊपर वो मौजूद हो, 2-3 दिन मज़ामत होती रहे, 2 दिन, और उस मौके के ऊपर वो इकबाली बयान भी दें कि मोहम्मद इकबाल वहां पर मौजूद था। सवाल इसीलिए उठा है। देखिए, मौजूद मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, सवाल उठा क्यों है इस बात पे? मैं तो सवाल को उठने पे मेरा एक बेसिक एतराज है। अगर तो एज ए स्टेट हमने फैसला कर लिया है, और फैसला अगर कानून का हिस्सा बन चुका हुआ है कि ऐसे तमाम अनासर जो माजी में किसी इस किस्म की गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस रहे हों, उनका कोई किरदार नहीं हो सकता, तो फिर वाकई यह काबिल मजम्मत भी है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और PTI को खुद इस बात की जिम्मेदारी लेकर सामने आकर ना सिर्फ एतराफ करना चाहिए, बल्कि जो सजा हो उसकी भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि क्या ऐसे तमाम अनासर, चाहे वो माजी के हों या आज के हों, जब स्टेट ने उनको बाकायदा सियासत में हिस्सा लेकर बड़ी अहम हुकूमती ओहदों पर रहने की इजाजत दे दी है, तो फिर आप इसको क्यों रोक रहे हैं? अच्छा जनरल साहब, एक सवाल और पैदा होता है कि खान साहब सिक्योरिटी का रीजन बताते हैं अदालत में पेश ना होने का।
तो क्या इमरान खान साहब को इस्तेहकाक हासिल है कि वो सिक्योरिटी के इंतजाम से अगर मुत्तफिक ना हो या मुतमईन ना हो तो वो अदालत में ना पेश हों? ये आपको लगता है कि खान साहब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से रिलीफ मिलना चाहिए इस मामले पे? देखिए, खान साहब शायद हमारी सियासी जो आजकल का दौर है, बेनज़ीर साहबा तो उसकी नजर हो गई, वाहिद लीडर हैं जिनको बाकायदा एक कोशिश के तहत उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, उन पर कातिलाना हमला हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो बच गए, अब अरूब सेहत हैं। तो जब एक खतरा ऑलरेडी एक आपके प्रेसिडेंस है और फिर जिसने उन पर हमला किया उसको तो आप हर फैसिलिटी देने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। आप जेल से भी जो टेररिस्ट हैं उनका आप वीडियो पे आप उनके रिकॉर्ड हो रहे, पूरे मुकदमे जारी हैं। तो खान साहब को क्यों नहीं, वो 3 दफा के वजीर आजम है, उनका ये अगर वो कहते हैं उनकी जान को खतरा है तो इसको एक वेटेज होनी चाहिए। जान पे एक दफा उनकी जान तो दांव पे लग चुकी है, क्या हम दोबारा ये चाहते हैं कि ऐसा हो काम? हालांकि उनको ये इस्तेकाक खोना चाहिए वजूहात की बिना पर। बिल्कुल ठीक है अमीर अब्बास साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ भी लेकर आऊंगा कि आईजी इस्लामाबाद ने भी अदालत में कहा कि अगर इमरान खान साहब को रियायत देनी है तो फिर 22 करोड़ आवाम को भी रियायत दें। तो सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर अगर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि मैं नहीं जाना चाहता अदालत में या मुझे वीडियो लिंक पे ले लिया जाए, तो ये सहूलत होनी चाहिए थी। देखिए, वीडियो लिंक पे सहूलत तो सबको मिलनी चाहिए। वीडियो लिंक तो अब एक जदीद डिजिटल दुनिया का तकाजा है ना, इसमें तो कोई ऐसी भाई कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इमरान खान को मिले और किसी और को ना मिले, या अगर आज तक हम नहीं मुतारिफ करवा सके अपने अदालती निजाम में तो इसको मुतारिफ करवा देना चाहिए था। इसको मनफी पहलुओं में क्यों देखा जा रहा है? बिल्कुल ठीक। हमेशा जरूरत कहा जाता है ना, जरूरत इजाद की माँ है। कोई भी चीज जब इजाद होती है तो उसकी जरूरत पेश होती है तो फिर वो इजाद होती है। तो ये कई मौकों पे कई लोगों को इसकी वजह से मसाइल है। आपका पूरा अदालती निजाम इस वजह से ताखीर और रुकावट का शिकार बनता है। आप किसी भी सुबह अदालत में जाएं, अगर फवाद साहब सुबह आप वहां पे लाइनों में आप देखेंगे प्रिजन वैन में दूर दूर से जेलों से मुलजमान को लाया जाता है सिर्फ एक पेशी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे आगे पता चलता है कि जी जज साहब नहीं है, वकील साहब नहीं है, वहां पे लोगों को बिठाया जाता है बख्शी खाने में, फिर वापस लेके जाता है। पूरी एक स्टेट का अरबों रुपए का एक्सपेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है जो इस काम पे लाया हो रही है। सो डिजिटल, और ये आसिफ सईद खोसा साहब के जमाने में जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सारी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज को वीडियो लिंक से कनेक्ट कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें मैल ऑफ आईडी क्या है, यानी इसको मशकूक बना के देखने के मकसद क्या बनता है? एक तो इस चीज को मुतारिफ करवाना चाहिए था। दूसरा ये कि देखे, ये एक बड़ी एक हिस्सा है इस पूरी कहानी का, इस पूरे प्लान का, इस पूरी स्कीम का। ये एक हिस्सा है कि इमरान खान का एक अदालत में पेश होना। स्कीम है बहुत ब्रॉडर। वो स्कीम है कि इमरान खान और पीटीआई को पॉलिटिक्स से क्रश करना है। स्कीम है इमरान खान को माइनस करना है। ये उस स्कीम का एक मामूली सा हिस्सा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब ने दरख्वास्त दी है कि हमें इमरान खान के घर तक रसाई दी जाए। कितने पंजाब के अंदर गुमाश्ते, गैंगस्टर्स, डकैत, मर्डरर, सीरियल किलर, रेपिस्ट दंदनाते फिर रहे, कितनों के लिए हीनियस क्रिमिनल्स हैं, हार्डेड क्रिमिनल्स हैं। कितनों के लिए आईजी पंजाब ने आज तक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि मेरी ये शख्स रियासत के लिए, समाज के लिए, मुआशरे के लिए। लेकिन अमीर अब्बास साहब, एक मज़ाहमत का सामना हुआ ना, जहां पे फिर ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द भी मौजूद हैं, जहां से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बमों से हमला किया गया, इसीलिए एक पूरा सिनेरियो बना है, तो आईजी साहब ने ये दरखास्त की है ना। मैं यही कह रहा हूं ना कि आईजी साहब ने एक शख्स के लिए, पंजाब के कमांडर इन चीफ पुलिस को जरूरत पड़ रही है कि वो उसके घर तक एक्सेस के लिए वो इतनी दिलचस्पी ले रहा है, उसको इतना वांटेड है इमरान खान, जिसके पीछे वो ऐसा डॉन है, 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई जिसके पीछे। मैं कह रहा हूं इस पंजाब के अंदर और भी तो उस इमरान खान से बड़े हार्डेड क्रिमिनल्स हैं। इमरान खान रेपिस्ट है, इमरान खान सीरियल किलर है, इमरान खान डेकॉइट गैंग को हेड करता है, इमरान खान ड्रग लॉर्ड है, वॉर लॉर्ड है। किसी और के लिए भी तो आईजी पंजाब ने दरख्वास्त दी हो ना। बिल्कुल ठीक। आज तक किसी आईजी पंजाब ने दरख्वास्त दी किसी हाई कोर्ट में जाके कि फलां शख्स, आज इस वक्त भी कच्चे के इलाकों में रहीम यार खान से लेके और सिंध के कच्चे के अमीर अब्बास साहब वहां तो ये पूरी फोर्स लेकर पहुंच जाते हैं ना ऐसे इलाकों के अंदर, तो वहां तो पुलिस ऑपरेशन कर लेती है, वहां अदालत से दरखास्त नहीं करती। इस लाहौर शहर के अंदर, इसी लाहौर शहर के अंदर रोजाना कितने केसेस रजिस्टर होते हैं हीनियस क्राइम्स के, जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं, जो थ्रेट टू पीस ऑफ सोसाइटी है। इमरान खान एक पॉलिटिकल इस वक्त वो विक्टिमाइजेशन का शिकार है ना।
वो पॉलिटिकली थ्रेट होगा सोसाइटी के लिए। जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं, कितनों के लिए ये कसूर जो पूरा जिसका वाकया एक जिसने दिल दहला के रख दिया आज से चंद साल पहले जहां बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा था, क्या किसी आईजी पंजाब ने उस जमाने से लेकर आज तक दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में? इतना इंटरेस्ट लेकर दरख्वास्त दी? बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब की पुलिस, रेंजर्स, टीयर गैस, वाटर कैनन, रबड़ गोलियां, ऊपर हेलीकॉप्टर सर्विलेंस कर रहा है। वो इतना बड़ा कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है जमान पार्क में। ये एक बड़ी स्कीम है ना। अगर हम जानबूझ के उस बड़ी स्कीम को नजरअंदाज करके ये जो फरोई इश्यूज हैं, फरोई इश्यूज, अगर हम फरोई इश्यूज के ऊपर बात करेंगे तो फिर तो हमें लगेगा। बिल्कुल ठीक है अमीर अब्बास साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, जरा नादिया मिर्जा साहिबा को भी शामिल करें। नादिया साहिबा, आपसे चूंकि कराची का एक आपका बैकग्राउंड है, तो मैं एक जुमला आपसे कहूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगी मैं किस हवाले से कह रहा हूँ। खान साहब ने कहा कि कारकुनान ने मुझे गिरफ्तारी से रोका, तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि यही मामला था कि जब आवाज़ लगी थी मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, तो क्या खान साहब को उसी तरफ धकेला जाने की कोशिश की जाती रही है? देखिए, ऐसा नहीं होता। मैं तो खैर इस चीज़ को बाय नहीं करती, खान साहब की इस थ्योरी को, इस नैरेटिव को। नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी। तो अगर खान साहब की जो है वो विल होती तो खान साहब को तो कोई रोक नहीं सकता था। ये और मैं, आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो थोड़ा सा भी खान साहब को जानते हैं, समझते हैं उनकी पॉलिटिक्स को, तो नोबडी कैन स्टॉप नोबडी, सिंपल। आप खान साहब नहीं चाहते थे, और खान साहब क्यों नहीं चाहते थे? उनका पॉइंट वैलिड था, क्योंकि अदालत ने जब ये कहा था कि 18 मार्च तक उनको पेश करें, तो 3 से 4 दिन थे, यानी बिटवीन 14 मार्च एंड 18 मार्च। खान साहब को डर गिरफ्तारी से ज्यादा उस ट्रीटमेंट से था जो उनको पता था कि उससे पहले शहबाज गिल के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ होना था, लेकिन होते होते रह गया। वो एक लंबी अलग कहानी है। तो फिर और यही सवाल आप देखें कि अदालत ने उठाया कि जब इनको 18 मार्च तक, हमने कहा था कि 18 मार्च तक इनको अदालत में पेश किया जाए, तो बीच में 3-4 दिन आप इनको कहाँ रखते? तो ये जो खान साहब का फिर जो पॉइंट था, वो काफी हद तक उसको वो इंडोर्समेंट उस चीज को मिली कि जो 3-4 दिन पहले से उन्होंने ये जो कार्रवाई शुरू कर दी थी, इसके क्या मकासद थे। और फिर आप ये देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब दूसरे दिन टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं, वो कहते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी तो हमारी तरजीह ही नहीं थी, हम तो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। तो इन लोगों को कोई शर्म है ना है? कैसा प्रेशर बिल्ड, मुझे समझा दें। आप कहते हैं कि 62 पुलिस एहलकार जो है जख्मी हो गए, 32 को आपने इमदाद दे दी। आप कभी रेंजर्स के जो है वो ताजा दम दस्ते भेज रहे हैं, कभी पुलिस के ताजा दम दस्ते भेज रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, टीयर गैस एक्सपायर्ड यूज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारा जो है वो तरजीह ही नहीं थी। अब आप मुझे ये बताएं कि वजीर दाखिला का स्टेटमेंट जब ये उन पुलिस वालों के कानों में पहुंचा होगा, उन रेंजर्स के कानों पे पहुंचा होगा, तो वो कहने लगे ये क्या हमें मामू बना रहे थे, हमारे से ड्रामे कर रहे थे, मतलब हमें बकअप कर करके भेजे जा रहे हैं, हम यहाँ निढाल हो गए, उनको मार मार के, कभी लाठियां कभी टीयर गैस, वो भी एक्सपायर्ड, और बाद में बता रहे कि जी हमारा तो तरजीह ये थी नहीं कि हम उनको गिरफ्तार करते। तो क्या मजाक बनाया हुआ है? ये मजाक नहीं है तो और क्या है? लेकिन खान साहब को सरेंडर नहीं करना चाहिए था वारंट के आगे, या खान साहब को रियासत के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। यही तो मैं आपको कह रही हूं कि खान साहब को करना चाहिए था। खान साहब के पास 18 मार्च तक का टाइम था। मैं ये शुरू से ये मुस्तकिल ये बात कर रही हूं कि खान साहब को सरेंडर करना चाहिए था। बट ऑन दी अदर हैंड, जब खान साहब ने ये बात की कि भाई मैं 18 को, अदालत ने कहा है कि 18 तक आपने आना है, गिरफ्तार करके 18 तक अदालत में पहुंचाएं, पेश करें। जब खान साहब ने ये कह दिया कि वो 18 को आ जाएंगे और एक अंडरटेकिंग भी हो गया, तो फिर इस सारे ड्रामे की जरूरत क्या थी जो बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कह दिया कि वो ड्रामा था। तो पॉइंट इज दिस कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि गिरफ्तारी तो हमारी तरजीह ही नहीं थी। तो जब आपकी गिरफ्तारी तरजीह ही नहीं थी, तो आपने 24 घंटे जो सीन क्रिएट किए रखा, तो कोई पूछने वाला है राना सनाउल्लाह साहब से कि आपने ये 24 घंटे किया क्या है ये फिर ड्रामा? और खान साहब को सरेंडर करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। बट अगेन कि जब आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम था, तो फिर खान साहब को ये जो असल जो उनका फियर था वो ये था कि जी मेरे पास 3-4 दिन है, वो अंडरटेकिंग जमा करा दिया, मैं अदालत में खुद 18 तक पेश हो जाऊंगा। असल फियर ये था कि वो सुलूक करेंगे, बलूचिस्तान लेके जाएंगे, वो सुलूक, और पे तड़िया लगा चुके हैं ना राना सनाउल्लाह साहब, तो कई दफा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जी मैं इसको ऐसी जगह पे रखूंगा, वो पता नहीं मिर्ची वाली जेल और फला वाली जेल। तो ये सब ड्रामे ना करें ना, मतलब आप कुछ भी है। खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के एक लीडर है। आप उनको इस किस्म के डील करेंगे तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल ठीक है। ये कौन से कानून की अमलदारी? बिल्कुल ठीक है। नादिया मिर्जा साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो 2-3 मामलात हैं। एक तो पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, जलसे के हवाले से मुज़ाकरात हुए हैं। खान साहब ने एक ट्वीट किया कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं।
उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने 2 हवाले दिए, आजम नज़ीर तारड़ साहब का हवाला दिया और वज़ीर आज़म का हवाला दिया कि मुज़ाकरात के लिए अगर वो बैठना चाहते हैं तो जगह का तयन करें, वक्त का तयन करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो अगर मुज़ाकरात ही करने थे, मुज़ाकरात की तरफ ही जाना था, तो फिर इतना हंगामा क्यों हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब आप ही की तरफ आऊँगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुज़ाकरात अब हो जाने चाहिए, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात सबसे करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या कहते हैं, इमरान खान साहब का मुखातिब कौन था मुज़ाकरात के हवाले से? इसमें स्टेट में या जो हुकूमत है पीडीएम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैदानी अमल जो मैदान में आने से, सियासी मैदान में आने से घबरा रही है। उन्होंने खान साहब को कोशिश की है फंसाने की, और मेरे ख्याल 83, 84, 85 पता नहीं कितने मुकदमे हो चुके हुए हैं, और उस मुकदमे के साथ उन्होंने इसमें स्टेट मशीनरी शामिल कर दी, क्योंकि वो जो सियासी अमल है उससे भागना चाहते हैं या उसमें इस तरह से कतरा रहे हैं, और वो खान साहब का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। वो स्टेट मशीनरी को सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर खान साहब ने लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है और लोग उनको ज्यादा वोट देने के पोजीशन में है, तो वो दो वजूहात हैं इसकी। एक तो जो पीडीएम ने जो इतनी अपने का एक रेपुटेशन है, ये परसेप्शन उसके बारे में दूसरे लोगों के साथ हैं। वैसे खान साहब का अपना भी करिश्मा है, उनका नैरेटिव है। अगर उसका मुकाबला हम सियासी तौर पर नहीं कर सके, उसमें स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अब राणा साहब जो मर्जी कह लें, लेकिन आपने ये देखा कि 24 घंटे स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई। उसके बाद कता नजर इसके कि क्या हुआ, क्यों हुआ, एक जो तासुर बड़ा खुल के सामने आया कि स्टेट मशीनरी अपने मिशन अचीव करने में नाकाम हुई है। दूसरा तासुर यह आया कि जो वर्कर्स हैं वो खुल के खड़े हो गए हैं और वो स्टेट मशीन के सामने खड़े हो गए। ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है, हम इसका इदराक नहीं कर रहे। इस चीज बिल्कुल ऐसी है, ये हमें समझने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये सूरत हाल है तो एक इम्पासे है। अगर तो स्टेट मशीनरी कामयाब हो जाती, रेवोल्यूशन यही है ना, अगर स्टेट मशीनरी कामयाब हो गई तो उन्होंने बगावत को कुचल दिया या जो अपराइजिंग कुचल दिया। अगर स्टेट मशीनरी फेल हो गई या अपना मिशन में नाकाम हुई तो क्या अवाम की ताकत सक्सेसफुल हो गई है? अगर अवाम की ताकत सक्सेसफुल हो गई है तो खान साहब का इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएशन करने का मैं समझता हूं जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं, जब से पीडीएम मार्ज़े वजूद में आई या लाई गई है, मैं उस वक्त से ये कह रहा हूं कि मामला अल्टीमेटली बातचीत पे पहुंचना है तो बातचीत कर लें, और बातचीत में इलेक्शन इज जस्ट द स्टार्ट पॉइंट, ये याद रखिए। इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है वो उसको संभालने के लिए अभी से इक़दामात करना बहुत अहम है। नादिर साहब, किससे मुज़ाकरात करना चाह रहे थे खान साहब, और फिर ये मुज़ाकरात की एक के बाद एक ट्वीट, फिर फवाद चौधरी साहब की भी ट्वीट आई है, फिर पंजाब हुकूमत के साथ बैठ के भी कोई छोटा सा एक मुआहदा हो गया है जिसमें जलसे का भी तय पा गया है, कुछ TORs भी तय हो गए हैं जो अदालत में पेश किए गए। तो ये मुज़ाकरात की तरफ खान साहब किस वजह से आए हैं? मज़ाहमत में नाकामी की वजह से आए हैं या मज़ाहमत कामयाब होने की वजह से अब खान साहब समझते हैं कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, मैंने दिखा दी अपनी ताकत? देखिए, मुज़ाकरात के हामी खान साहब थे, लेकिन खान साहब ये चाहते थे कि वो उनसे मुज़ाकरात करें जिनके जो असल ताकतवर हल्के हैं। आपको याद होगा कि नवंबर में जिस तरह खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आर्मी चीफ से बात करूँगा, मैं शहबाज शरीफ से गुफ्तगू नहीं करूँगा, शहबाज शरीफ से बात नहीं करूँगा क्योंकि वो चोर है और डाकू है। फिर बार बार ये जो नैरेटिव था ये इमरान खान साहब दोहराते रहे कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी से भी कर सकता हूँ, लेकिन चोर और डाकुओं से नहीं करूँगा। तो अल्टीमेटली खान साहब पर भी ये प्रेशर था, खान साहब से मुराद PTI पर भी ये प्रेशर था और हुकूमत वक्त पर भी ये प्रेशर था। आपको पता है, मैं आपको बताऊँ बल्कि कि कई हल्के, जो हमारा एक मुक़्तदर हल्का है, वो ये कहते थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये दोनों जमातें जो है वो मिलकर बैठें और आपस में मुज़ाकरात करें, लेकिन हम इनको कोई बैसाखी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे कहने पर, और मेरी एक किसी से बात हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप कम से कम इस हद तक इंटरवीन करें कि उनको एक टेबल पे बिठा दें। उन्होंने कहा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सारी की सारी नाकामी का सहरा हमारे सर आ जाएगा और हमारे ऊपर इतना गंद उछाला जा चुका है कि अब हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो हमें किसी का गंद नहीं समेटना। ये उनकी बिल्कुल एक सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा था।
तो लेकिन प्रेशर ज़रूर था, प्रेशर गवर्नमेंट पे भी था कि आप मुज़ाकरात करके इस इंस्टेबिलिटी को, इस क्योस को ख़त्म करें, और इसी तरह से प्रेशर जो है वो पीटीआई पे भी था। जब पीटीआई ने भी ये देख लिया, और पीएमएलएन या इत्तेहादी जमातें तो अपनी जगह हैं ही कि जी कोई और इनको अब साथ बिठाने पे आमादा नहीं है, हाँ अलबत्ता ये मैसेजेस ज़रूर दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल है कि खान साहब को अब समझ आ गई कि जिधर मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तो अब मेरी दाल नहीं गल रही। दाल नहीं गल रही से उनसे तो अब मेरे मुज़ाकरात नहीं होने, क्योंकि जो मीटिंग नहीं कर रहे हैं, जो राब्ते नहीं कर रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात क्या करेंगे, और मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे हैं वो उन्होंने आपको सामने बता दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो तमाम सूरत हाल है, इसका एंड रिजल्ट तो तभी आना है जब आपने एक टेबल पर बैठना है। और आपको याद होगा पहले भी खान साहब ये कहते रहे कि आप, खान साहब के अलावा भी जो उनके फर्स्ट ईयर की जो लीडरशिप है, कि जी आप एजेंडा में इलेक्शंस रखिए, हम डेट नहीं मांग रहे, आप एजेंडा में रखिए कि हमने कब इलेक्शन कराने हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप शो करें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम शो करते हैं। लेकिन उससे पीडीएम और पीएमएलएन की भी अपनी तुर्रम खानी सब से उनका जी हम तो इस पे डिक्टेशन पे तो हम मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल है अब दोनों को समझ में आ गया है, क्योंकि जो IMF की जो कड़ी से कड़ी शराइत चली आ रही हैं, उसने जो है दोनों की आर्म ट्विस्टिंग अच्छी, बल्कि मुल्क की आर्म ट्विस्टिंग सही की कर दी है, जिससे प्रेशर ज्यादा बिल्ट हुआ है कि बस बहुत हो गया। इससे पहले कि वो बच्चों को थप्पड़ मार के साथ बिठाते थे ना, तो थप्पड़ पड़ने से पहले बैठ जाओ और अपने मामले खुद बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अमीर अब्बास साहब, मैं आपसे भी चाहूंगा पॉइंट, मुज़ाकरात की तरफ अब बैठ रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी सूरत बेहतरी की तरफ जाएगी? क्योंकि मुज़ाकरात जब होंगे, मामला हल होंगे, आज पंजाब हुकूमत के साथ हुए, कल वफाकी हुकूमत के साथ हो, इलेक्शन की तारीख हो, सब इलेक्शन लड़े, अच्छे बच्चों की तरह रहें। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मेरी और आपकी अच्छी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मुझे जिस जगह पे अनाय नजर आ रही है, जिस जगह पे मुझे जिद और हठधर्मी नजर आ रही है, किस तरफ से ज्यादा नजर आ रही है अमीर अब्बास साहब? और सब कुछ बातें नहीं कही जा सकती, वो शायद आप भी ताब ना ला सकें सुनने की, और मेरे लिए भी कहना मुश्किल हो जाएगा। सो ये आसान नहीं है। किसी एक मामले पे थोड़ी सी पेशरफ्त होना, अगर हम उसको इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ इस वक्त चल रहा है गुज़श्ता 11 माह से, उसके हट के देखेंगे आइसोलेशन में, तो हमें लगेगा नहीं ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, मामला हल हो गया। नहीं, ये एक छोटे से नुक्ते के ऊपर एक देखिए ना, गांठें पड़ी हुई है, गांठें, उन गांठों में से किसी एक गांठ को खुलने से वो ये ना समझे कि वो पूरा का पूरा गुंजल खुल गया, गुंजल पड़ गया इस वक्त। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत को और इमरान खान साहब दोनों को, देखिए इमरान खान को भी एहसास होना चाहिए कि बिल आखिर जिसके पास हुकूमत होती है उसके पास बहुत ताकत होती है। बिल्कुल ऐसी है, चूंकि रियासत उसके हाथों में होती है, इदारे उसके हाथ में होते हैं, कानून उसके हाथ में होता है, पुलिस उसके हाथ, यूज ऑफ फोर्स उसके हाथ में होती है। और हुकूमत को भी एहसास होना चाहिए कि हम 11 माह से इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जितना दबा रहे हैं ये उतना उभर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। हम जितना मिटा रहे हैं ये उतना खड़ा हो रहा है। हम जितना इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तहरीक उतनी तकवीयत पकड़ रही है। सो ये हल नहीं है। ना इमरान खान साहब की रिजिडिटी, बेजा रिजिडिटी वो हल होगी, ना इस हुकूमत की रिजिडिटी कोई हल तलाश कर सकती। लेकिन आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात होते हुए, या आपको ये सियासी फिजा जो है वो कम कशीदा होते हुए दिखाई नहीं दे रही? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही है। जैसे पहले नादिया जिक्र कर रही थी, राना सनाउल्लाह, देखे ना, जिस मुल्क का वजीर दाखिला ये जुबान इस्तेमाल करे कि हम इसको उठा के बलूचिस्तान के मच जेल की मिर्ची वार्ड में फेंकेंगे, उस मुल्क में फिर आप कौन से मुज़ाकरात और कौन से किस बर्फ पिघलने की बात करेंगे? हमेशा देखिए, जो क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी वो हुकूमत वक्त पर ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे। ये खान साहब की दफा भी हम यही कहते थे, जब खान साहब मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते थे या मुख्तलिफ लोगों के हवाले से कहते थे, उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था। अमीर अब्बास साहब, अब भी यही मौक़िफ़ है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि मामलात को संजीदगी के साथ कूल डाउन करने की कोशिश करे। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो गवर्नर KPK ने एक सिफारिशात पर मबनी ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इंतखाबात हो पाएंगे वक्त के ऊपर, या कोई ना कोई राह में रोड़ा अटकाएगा। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनरल साहब, इसहाक डार साहब ने सेनेट में एक तकरीर की है, क्या उनको वो तकरीर करना चाहिए थी? और एक राय आ रही है कि इसहाक डार साहब ने एटमी असासों, लॉन्ग रेंज मिसाइल का IMF प्रोग्राम के साथ तस्करा मिलाकर इसलिए किया है कि वो अपनी नाकामी के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं उन तमाम पब्लिक सेंटिमेंट को हासिल करके कि जो इन मामलात के ऊपर पाए जाते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, जिन मामलात में इसहाक डार साहब टांग अड़ा रहे हैं, जिसके बारे में बात करें, इनकी पे ग्रेड से बहुत ऊंचा है, ये हमें समझने की जरूरत है। और वो मामलात ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, जिस पे पाकिस्तान की सालमियत और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पाकिस्तान का है, वो उस बारे में शायद इसहाक डार साहब को
कम इल्म होगा, इसलिए बात ना करें तो बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, ये बारहा इस बात का, जब आई के एक रहनुमा यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो काम किया, उस वक्त से ये जमगोइयाँ हो रही हैं, क्या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, क्या इसको हम सरेंडर कर देंगे। इसी में थोड़ा पीछे जाएं तो बहुत सारे ये सोचने वाले लोग थे, बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को माली हालात पर वजह से और अंदरूनी तौर पर इसको अनस्टेबल कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के पास अपनी बचत का और कोई जरिया नहीं रहेगा, जब पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकेगा कि आप अपने एटमी हथियारों से उनका कंट्रोल हमें दे दें या उनसे आप दस्तबरदार हो जाएं। तो ये एक खौफ है, ये फियर है, और इसके पीछे कोई बात भी है ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान का इस्लामी रियासत होना, जोग्राफियाई तौर पर इंतहाई मजबूत जगह पर होना, फिर एटमी ताकत होना, बहुत सारे लोगों को ये पहले दिन से पसंद नहीं है और बहुत सी कोशिशें की जाती रही, अभी की जाती है। तो इसहाक डार साहब अगर इसमें बयान देते तो बेहतर था, लेकिन रजा रब्बानी साहब ने बड़े पॉइंटेड सवाल उनसे पूछे थे, इसके जवाब में जो बात की उसमें भी उनको एहतियात करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मुख्तलिफ जो खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं उनमें उन्होंने ये तक कहने की शायद उन्होंने बात की, अब कहीं सही है या गलत है मैं इस बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने खुद तकरीर उनकी सुनी नहीं है। कि जो हमारा शाहीन 3 है जिसका रेंज बहुत ज्यादा है और बहुत सारे ऐसे ममालिक उसकी जद में आते हैं जो अमेरिका बहादुर को और मगरबी दुनिया को पसंद नहीं है, उसके बारे में कहा कि उसका रेंज कम करें। तो जो कुछ भी होगा इस सिलसिले में, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तबाही की बात हम कर रहे हैं, खुद हमें ये समझना चाहिए। बिल्कुल ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जरा नादिया मिर्जा साहबा की तरफ भी जाता हूँ। नादिया साहबा, आपको लगता है कि इसहाक डार साहब को ये बात करनी चाहिए थी? देखिए, जनरल साहब को कि उसके लिए मैं बताऊं, क्योंकि जनरल साहब कह रहे हैं उन्होंने तकरीर नहीं सुनी, मैंने सुनी थी। इसहाक डार साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की कि जो हमें कोई ना बताए कि हमें कितनी लॉन्ग रेंज मिसाइल रखने हैं और हमें ये कुछ डिक्टेट ना करे, ये सारी बातें उन्होंने करी थी। अब उन्हें करनी चाहिए थी या उन्होंने करनी नहीं चाहिए थी। बेसिकली हो ये रहा है कि जाहिर सी बात है, एवरीबडी नोज, और हमें ये बड़ा दिख रहा है कि नाक से लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। अब वो पहले तो एक हद थी, एक लिमिट थी कि वो सारा जो बर्डन था वो रखे जा रहे थे इमरान खान साहब के ऊपर कि जी बिकॉज ऑफ इमरान खान वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग, ये हमें बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथ बड़े रूड हुए हुए हैं। और फिर उसकी रूडनेस का जवाब इसहाक डार साहब ने खुद भी रूड होकर देने की कोशिश भी की थी कि आई डैम केयर और मुझे पता है हाउ टू डील विद देम। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर हम आपको बता देते हैं कि हम अगर रूड होते हैं और आप रूड होते हैं उसके जवाब में हम मजीद आपसे रूड हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो एक थ्योरी बड़ा सर्कुलेट कर रही है फवाद, वो ये कर रही है कि बेसिकली ये जो इसहाक डार साहब है, अब वो जो एक एक्सट्रीम पर आ गए ना, तो वो ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और वो ये प्रेशर बिल्ड हल्कों पर भी कर रहे हैं, वो प्रेशर बिल्ड अपनी अपोजिशन पर भी कर रहे हैं कि मामलात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं। तो हमें जो है वो बड़ा सोच समझ के और बड़ी चीज़ों को मैनेज करके इन चीज़ों को हमें आगे लेके चलना होगा। और वो इन बातों को ये समझ नहीं रहे कि अगर मामलात हकीकतन जिस तरह से जनरल साहब फरमा रहे हैं कि अगर मामलात इस हद तक वाकई पहुंच गए हैं तो इसका मतलब यह है कि मामलात इसहाक डार साहब के हाथों से निकल चुके हैं। इसहाक डार साहब किसी के बहुत लाडले होंगे, पीडीएम और पीएमएलएन किसी की बहुत लाडली होगी, बट एज फार एज द नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न तो मेरा ख्याल है वहां पर फिर वो एक ऐसी रेड लाइन होती है जहां पर फिर एंट्री किसी की भी नहीं होती, चाहे वो कितना ही बड़ा लाडला हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो बिल्कुल ठीक है, रियासत से ऊपर कोई नहीं होता मैडम, आप शहबाज शरीफ साहब हो, बिल्कुल रियासत से ऊपर कोई नहीं होता। अमीर अब्बास साहब क्विकली अगर आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो हम जो है वो इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं। आपको लगता है कि इसहाक डार साहब पब्लिक सेंटीमेंट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं या वाकई ऐसा कोई प्रेशर भी है पाकिस्तान पे? देखिए, जहां तक इसहाक डार साहब ने बात की, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट बिलाखिर एक ऐसा फोरम उसको आपको बनाना पड़ेगा जिस फोरम के ऊपर आके सियासतदान बात कर सकें, जो रिजर्वेशन है उनका इजहार वहां कर सकें, जो एप्रीहेंशन है उन्हें वहां रख सकें, रियासती मामला को डिस्कस कर सकें। पार्लियामेंट एक बेजा डिबेटिंग क्लब तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस हद तक तो ठीक है, लेकिन असल मसला ये है फवाद साहब कि आज आप इस नौबत पर क्यों पहुंचे। यही IMF आज से पहले आपको कहता था बिजली के बिल बढ़ा दो, कभी कहता था तेल महंगा कर दो, कभी कहता था सब्सिडी खत्म कर दो। वो करता 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 आपने अपनी एक उंगली कटवाई, दूसरी उंगली कटवाई, अब वो आपका बाजू आपके कंधे से काटना चाहता है। तो आप अपनी उंगलियां करते गए, हाथ करते गए, उसने वो काटना शुरू कर दिया उसको। तो आप इस नौबत पर खुद पहुंचे ना। ये 22वां या 23वां प्रोग्राम आपने लिया। अच्छा, इफ यू अलाउ मी जी अमीर अब्बास साहब, एक मिनट नादिया मिर्जा साहब का पॉइंट इसको ऐड कर दूं। अमीर अब्बास साहब जी क्योंकि दिस इज ही इज राइट, अमीर अब्बास साहब ही इज राइट के जी, पार्लियामेंट ऐसा फोरम होना चाहिए जहां ये
अल्टीमेटली ये वाली डिबेट होनी चाहिए, ये पॉइंट रेस होनी चाहिए, लेकिन वो पार्लियामेंट ये नहीं हो सकती जिसमें ऑपोजिशन ही कोई ना हो या बराए नाम ऑपोजिशन हो, राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर हो। अगर आपको वो वाली पार्लियामेंट रिक्वायर्ड है जहां पे सारे इश्यूज डिस्कस हो, तो वहां पर आपको एक तगड़ी और ओरिजिनल ऑपोजिशन भी रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल इस डिबेट के सही कह रही हैं आप कि पार्लियामेंट, देखिए ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। बिल्कुल ऐसी है। डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी के दो ऑर्गन्स होते हैं, एक आंख उसकी ऑपोजिशन है, एक आंख हुकूमत है। जैसे किसी शख्स की अगर एक आंख जाया हो जाए तो उस शख्स को आप मुकम्मल बसीरत वाला शख्स नहीं कह सकते। जिसका एक हाथ कट जाए, एक टांग कट जाए, आधा मफलूज हो जाता है जिस्म। सो ऑपोजिशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जितनी हुकूमत लाजिम मलजूम है उतनी ही ऑपोजिशन लाजिम मलजूम है। तो उस हद तक तो ये सही फरमा रही है कि एक राजा रियाज जैसा शख्स जिसको वॉचडॉग का काम करना चाहिए था, ऑपोजिशन को कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट का उम्मीदवार है, मतलब ख्वाह है, उम्मीदवार है। मिलेगा भी मैडम, मेरा ख्याल है मामला तय हो गए हैं। ऑफ कोर्स एडजस्ट होगा। मरियम साहबा ने कहा है कि हमें इन लोगों को भी तो एडजस्ट करना है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को कहां से एडजस्ट करें, सीट एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? खान साहब भी एक बड़ा कैंडिडेट ला रहे हैं। राजा रियाज साहब जहां जाने का शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें, उनके मुकाबले पे इमरान खान भी एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट बता दें अमीर अब्बास साहब कौन है कैंडिडेट? वो किसी और जमात के शख्स है, वो पीटीआई के शख्स नहीं। चले बहुत शुक्रिया। एक अहम मामला और भी था, सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस गवर्नर KPK ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। मैं चाहूँगा क्विकली अगर आप लोग बताएं कि इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। जनरल साहब आपको लगता है इलेक्शन होंगे? सिर्फ क्विकली हाँ या ना में जवाब दे दें क्योंकि 1 मिनट रह गया है। जी, PDM की तो ख्वाहिश है इलेक्शन हो ही ना, बिल्कुल अभी और अगले 10 साल तक होंगे, लेकिन जी नहीं, मेरी नजर नहीं आ रही इलेक्शन। मैडम आप क्या कहती हैं? इलेक्शन होंगे, लेकिन जब भी होंगे एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, चाहे थोड़ा पहले हो जाए और ये थोड़ा बाद में हो जाए। अमीर अब्बास साहब आप क्या कहते हैं? फवाद साहब, आप और हम तीनों, हमें इस सवाल और इस सवाल का जवाब देते हुए कुछ शर्म नहीं आ रही हम चारों को कि हम एक डेमोक्रेसी में बैठ के ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। सवाल पैदा ऐसा हो गया ना अमीर अब्बास साहब, बड़ी पकड़ के फवाद साहब, हम अपना मुंह हाथों में पकड़ के थप्पड़ों से लाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सवाल नहीं है, इसमें जवाब नहीं बनता। ये अपने मुंह पे तमाचे मारने वाली बात है कि आज 75 साल के बाद आईन में लिखा है इलेक्शन, एपेक्स कोर्ट ऑफ प्रोविंस कह रही है इलेक्शन होगा 90 दिन में, सुप्रीम अमीर अब्बास साहब टाइम खत्म हो गया। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन कमजोर जमहूरियतों के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जमहूरियत ऐसी होती है कि जहां पर सवालात भी उठते हैं जमहूरी मामलात के ऊपर। हम देखते हैं इससे पहले भी बहुत सारे मामलात हुए जहां मार्शल भी लगता रहा और मामलात जो है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक चलते रहे, आईने पाकिस्तान के बजाय। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।